Good afternoon, friends. This is Dr. Tabassum Faruqi. Welcome everyone. आज हम एक और फेसेट होम्योपैथी का डिस्कस करेंगे जिससे हमारी केस टेकिंग और इम्प्रूव हो, हम और अच्छी होम्योपैथी को समझ पाएं। तो जब बिना रिपोर्टरी के होम्योपैथी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो जितना रिपोर्टरी को समझता है, जो जितना रिपोर्टरी को जानता है, एक्सेस करता है, उसके लिए होम्योपैथी उतनी इजी होती चली जाती है। अगर हम अपने फाइनल ईयर के क्लास में वापस से जाएं, वो लेक्चर्स याद करें, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो हमारे रिपोर्टरी टीचर्स हमको बताया करते थे कि रिपोर्टरी मेडिका जैसे जैसे डेवलप होने लगी, उसके डेवलपमेंट के बाद एक ये भी इशू आने लगा कि इतने सारे सिम्टम्स हैं, इन्हें याद कैसे रखा जा सके, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो डॉक्टर हैनीमैन को एक बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हुई कि एक इंडेक्स होना चाहिए, रिपोर्टरी जैसी चीज़ भी होनी चाहिए। तो उन्होंने स्टार्ट इंडेक्सिंग वगैरह से करके अपना जो लेबोरियस टास्क था उसको ईजी कराया, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने खुद होम्योपैथी बनाई, उसको डेवलप किया। उसके फादर वही हैं, फिर भी उनको लगा कि नहीं, एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डिक्शनरी होनी चाहिए सिम्टम्स की, जो इंसान ने एक एक चीज़ खुद प्रूव की, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो टेम्परामेंट, जो हर चीज़ को समझते थे, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि एक बुक होनी चाहिए ताकि हर चीज़ जो है इजीली रिफ़र की जाए। उनके लिए भी ये चीज़ मुमकिन नहीं थी कि हर चीज़ इंसान हर माइन्यूट डिटेल्स जो है वो याद रखे, और यही माइन्यूट डिटेल्स जो है वो एक केस को दूसरे केस से अलग करती थी। तो इसकी जो नेसेसिटी है वो हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने हमको बहुत पहले ही समझा दी थी। रिपोर्टरी समझना हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी हो, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो पर्सनालिटी एसेस करने में, कॉन्स्टिट्यूशन समझने में, साइकोलॉजी उसकी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी ग्रिप हो उसकी ह्यूमन कॉन्शियस अनकॉन्शियस बिहेवियर को समझने की, बट स्टिल रिपोर्टरी की ज़रूरत जो है वो कोई और चीज़ पूरी नहीं कर सकता। अब जैसा कि हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टरीज हैं, रॉबिन मर्फी, कैंट और सिंथेसिस, कंप्लीट, बहुत सारी रिपोर्टरीज हैं। अब चीज़ें जो है रिपोर्टरी को भी यूज़ करना जो है वो आना चाहिए। रिपोर्टरी में बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, पर कौन सा सिम्टम हम पिक करें, कौन सा नहीं करें, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये हर चीज़ की तरह बस एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। ये आप जितना जो है पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतना अच्छा आप इसको डील कर पाएंगे। तो अगर हम माइंड सेक्शन से स्टार्ट करें, अभी फ़िलहाल जो है वो मैं रिपोर्टरी पढ़ने जानने के प्रोसेस में ही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें जो है थोड़ी शेयर करते हुए चलूँ तो ये मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, हो सकता है और लोगों के लिए भी ये इजी हो पाए। तो बेसिकली जो है अगर हम माइंड सेक्शन ही लेके चलें तो उसमें बहुत सारी कैटेगराइजेशन या बहुत सारे सिम्टोमेटोलॉजी है, बहुत सारे जो है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं। जैसा डिल्यूजन के अंदर बहुत सारे डिल्यूजन्स हैं, डिलीरियम में बहुत सारे हैं, फियर्स में आप जाएंगे, एंग्जाइटी में जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि हर जो है चीज़ें जिस लेवल तक मैं समझ पाऊँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हुई चलूँ। पर पहला मेरा एम है कि डिल्यूजन्स हैं वो हमें क्यों लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। अगर हम डिलीरियम ले रहे हैं, डिलीरियम से कोई रूब्रिक उठा रहे हैं, तो ये कब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये क्यों लेना चाहिए। दूसरी चीज़ फियर कब लेनी है, एंग्जाइटी कब लेनी है। अगर हम एक एक चैप्टर इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए चलें, ज़्यादा नहीं, एक रूब्रिक भी हम एक दिन समझ के पढ़ के आगे बढ़ें, तो ये चीज़ हमको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। अगर मान लीजिए हम एक ही रूब्रिक जो है वो समझ के आगे चल रहे हैं, साल में 365 दिन होते हैं, और एक एक दिन अगर एक एक चीज़ पे भी हमने मास्टरी की तो एक साल के अंदर हमको मिनिमम एफर्ट से उतने नंबर ऑफ रूब्रिक्स जो हैं वो हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अपनी प्रैक्टिस में। तो आइए इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद से स्टार्ट करते हैं हम।
तो बेसिकली अगर हम अपनी फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी क्लास में जाएं तो हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो हमारा माइंड है उसे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और इसमें भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग जो हैं वो एक्सप्लेनेशंस हैं। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉड ने इसको प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में उसको कैटेगराइज करके समझाया है। फिर जैसे जैसे ये थ्योरीज आगे बढ़ती चली गई, लोगों ने अपने हिसाब से इस चीज़ों को हमारे लिए बहुत सारी मेहनत करके काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो फॉर द सेक ऑफ ईजी अंडरस्टैंडिंग हम एक क्लासिफिकेशन उठाते हैं समझने के लिए ह्यूमन माइंड। तो हम जो है माइंड को 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या है? ज़्यादातर चीज़ें जो हम जागते हुए, समझते हुए, देखते हुए कर रहे हैं वो सारी हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं। कोई भी हमारा एक्शन जिसका हम रीज़न बता पाएँ कि ये हमने क्यों किया, लाइक हम सुबह उठते हैं, जाते हैं, ब्रश उठाते हैं, अब ब्रश करते हैं, तो कोई हमसे पूछे ब्रश क्यों कर रहे हो, हम बता सकते हैं कि क्योंकि ओरल हाइजीन के लिए, हमारे टूथ के लिए ये चीज़ें अच्छी है इसलिए हम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम रीज़न आउट कर पा रहे हैं, एक छोटे से एक्ट को, और ये हमारी विल के ऊपर है। लाइक हम उठे, हम गए, अपनी मर्जी से हमने वो सारी एक्टिविटीज़ की, हमारी डेली रूटीन, और हम सबको रीज़न आउट करें, ये इसलिए करना है, ये इसलिए करना है, सुबह इस वक्त इसलिए उठे कि ये सारे टास्क हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, इस मुकर्रर वक्त पर हमको अपनी क्लिनिक के लिए निकलना है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है अपने विल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज़ हैं। अब कुछ चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिसको हम बता नहीं पाते हैं, जिसको हम कॉन्शियसली समझ नहीं पाते हैं। ये ऑटोनॉमस चीज़ें होती हैं जो जैसा कि कोई सिस्टम फीडबैक रहे, मतलब अगर हम डिलीट प्रेस करते हैं तो वो एक हरफ जो है वो गायब हो जाता है, या फिर एंटर प्रेस करते हैं तो वो जो हमारा कमांड है वो PDF सेव हो जाता है। तो कुछ हम भी एक तरह से प्रोग्राम्ड रहते हैं कुछ चीज़ों के लिए, और कुछ चीज़ें करते हैं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ठीक है ये क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल कई बार गलती से, इसे भी डॉक्टर फ्रॉड ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कई बार गलती से जो है हमारी ज़बान जो है वो स्लिप हो जाती है, और कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं जो हम इंटेंड नहीं करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, और वही चीज़ क्यों निकली, उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान किसी को बहुत इस चीज़ों से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, कोई इंसान किसी को बहुत पसंद करता है। फॉर एग्जांपल जैसे माँ के लिए उसके बच्चे से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता, तो अगर वो जल्दीबाजी में है किसी और को भी पुकार ले, या उसका बच्चा उससे दूर है, कई बार अपने बच्चे का ही नाम निकल जाता है। तो ये क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये नाम उसके अनकॉन्शियस में बहुत बुरी तरह से, मतलब एकदम फिक्स्ड है। तो ये जो स्लिप ऑफ टंग है ये उसकी जो है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से आ रहा है। तो ये चीज़ें एक होम्योपैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस वजह से इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा हम देख के फिर आगे चलें तो हमारे लिए जो आगे वाले जो रूब्रिक, जो एक दिन रूब्रिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और एक चीज़, अनकॉन्शियस माइंड वो सारी एक्टिविटी रेगुलेट करता है जिस पे हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है, जैसे कि ऑटोनॉमिक कंट्रोल, हमारी रेस्पिरेशन, हमारा इम्यून सिस्टम जो हर वक्त काम करता रहता है। वो हमारी विल हो या नहीं हो, कोई मन में सोच ले नहीं अब बिल्कुल दिल धड़कना बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल हमको जीने की इच्छा नहीं है, पर उसके इतना सोच लेने से वो सिस्टम शट डाउन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो ये सारी जो है ये अनकॉन्शियस माइंड डील करता है, ये जो रेप्टिलियन ब्रेन है। और अगर ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इसको मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूं
तो वो वही क्लासिक एग्जाम्पल है जिसे आप सब रिलेट कर पाएंगे। एक अंधेरा है जहाँ पे आप जा रहे हैं, बहुत अंधेरी सी जगह है और वहाँ रस्सी जो है वो गोल सी पड़ी हुई है। तो पहली चीज अंधेरा, दूसरी आप अकेले हैं, तीसरा वो रस्सी का उस पैटर्न में आपको अचानक से दिखना। तो जो फर्स्ट रिएक्शन, आप जो फर्स्ट स्टिमुलाई आप एक्सपीरियंस करेंगे वो डर का रहेगा। मतलब आप पहले प्रोसेस कर पाए उस चीज़ को कि नहीं वो रस्सी ही है और कुछ नहीं है। उसके पहले आपने एक झिझक, एक क्या बोलते हैं, आप स्टार्टल करेंगे और एक कदम झटके से पीछे लेंगे कि ये कहीं सांप तो नहीं है। तो ये जो एक्टिविटी जिससे आपके ब्रेन ने आपको बचाया, ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम से के तहत आपकी ब्रेन ने आपको बचाया है, जो पीछे की तरफ खींचा है, तो सबसे पहले ब्रेन की प्रायोरिटी थी ये सांप भी हो सकता है, तो सबसे पहले अपने आप को सेव करो। ये रस्सी है या सांप है, अगर आप उसको रस्सी समझ के वहाँ खड़े रहें और वो सांप होगा तो बिल्कुल आपको बहुत ग्रीवियस इंजरी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और उसने सांप समझ के आपको पीछे, आपके ब्रेन ने आप सांप समझ के आपको पीछे की तरफ पुश किया, तो वो आपको, मान लीजिए वो रस्सी है तो कुछ नहीं करता, सांप है तो आपको काफ़ी हर्ट हो जाता है, इस चीज़ से आपको बचा लिया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपके रेप्टिलियन ब्रेन, आपके जो इवोल्यूशन के प्रोसेस के तहत जो डेवलप होता चला गया आपका दिमाग, उसने आपको जो है प्रोटेक्ट किया। ये एक तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बताया। अब आपका कॉन्शियस माइंड भी तुरंत से ही काम कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद आप रियलाइज करेंगे नहीं नहीं ये सांप नहीं, ये रस्सी ही है। तो आप ईज होंगे, आपकी रिस्पिरेशन थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, जो पैल्पिटेशंस आप फील कर रहे हैं वो थोड़ी स्लो डाउन होगी। तो हो सकता है आप इस एग्जाम्पल से भी और अच्छा जो है रिलेट कर पाएँ। नाउ इसको और थोड़े ठीक तरीके से समझने के लिए, कॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जैसे कि प्लानिंग, आपको क्या कैसे क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग, जो आप ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो आप डिसीजंस वगैरह लेते हैं, आपकी विल पावर से रिलेटेड। तो आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा है बेसिकली, वो आपका जो कॉन्शियस माइंड का पूरा फंक्शन है वो रेगुलेट कर रहा है। अब सब कॉन्शियस में कौन सी चीज़ें आप आती हैं, आपके जो जितने भी इमोशन है, फियर हो गया, एंगर हो गया, ग्रीफ हो गया, ये सारे इमोशंस जो हैं ये सब कॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है। आपकी सारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म इन अ सेंस, हम होम्योपैथ हैं, हम प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी लेते हैं, वहाँ तक की सारी जो डिटेल्स हैं वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। वो सारी जो मेमोरीज हैं वो आपको फ्यूचर में जो आप जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, जिसको आप रीजन आउट नहीं कर सकते, पर आपके पास्ट में वो फीडबैक, वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि इसको ऐसा करेंगे तभी आप जो है अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो जो ये हिस्सा है ये सबकॉन्शियस माइंड डील करता है। क्रिएटिविटी, आप जो नई नई चीज़ें पेंट करें या कुछ भी नया क्रिएटिव लिखें, तो ये सभी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक हिस्सा होता है, आपके लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस का एक हिस्सा होता है, जो आप कागज़ पे या किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जितनी भी आपकी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स मतलब जिसके लिए आपको ज़्यादा माने सोचना नहीं पड़ता, लाइक आप सुबह उठे तो आपको अपने आप को बोलना नहीं पड़ता कि बाथरूम की तरफ जाएं, आप ब्रश उठाएं, आप ब्रश करें, फिर आप अपने आप को साफ सफाई आप करें, नहाएं, मेंटेन करें, फिर आए ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाएं। ये एक तरह से जैसी चीज़ें मतलब आप करते हुए आए हैं, ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें करेंगे। आप किचन में खाना बना रहे हैं, आपने गैस पे दूध रखा है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहीं जाएगा जहाँ पे आप चाय पत्ती रखते हैं या जहाँ पे आप शुगर रखते हैं। इसके लिए ज़्यादा आपको जो है क्या बोलते हैं, अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारी हैबिट्स है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट लेवल पे और डीपर लेवल पे आएँ तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन, इम्यून सिस्टम, बाकी के जितने भी बॉडी के सिस्टम हैं ये उनको रेगुलेट करता है, कोर सिस्टम, जिस वजह से हम जिंदा हैं। तो हमारी इस सीरीज़ में जो हमारी रिपोर्टरी की सीरीज़ है, इसमें हम बेसिकली जो है माइंड सेक्शन लेके स्टार्ट करते हैं।
बेशक जर्नल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं अपने केस टेकिंग के पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। केस टेकिंग 1, 2, 3 अगर आप वापस से रिवाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो है सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए उस रिस्पेक्ट से रूब्रिक की स्टडी करेंगे। तो हमारी जितने भी बिलीफ सिस्टम होते हैं, जितने भी इमोशंस होते हैं, बिलीफ सिस्टम से मेरा मतलब जितने भी डिल्यूजन्स वगैरह होते हैं, डिल्यूजन बेसिकली कुछ नहीं होता, वो आपके जो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही होते हैं जो एक एविडेंस के बाद भी, एक उस कॉन्ट्ररी एविडेंस के बाद भी आप मेंटेन रखते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी ही है। आपको बहुत समझाया जाए कि नहीं नहीं ये देखिए ये ऐसा ऐसा है, उसके बावजूद आप जो अपने अंदर जो एक फर्म बिलीव रखते हैं वो आपका डिल्यूजन बनता है। जैसे आपके पास अभी बहुत अच्छी सैलरी है, आप एक बहुत अच्छा पैसा है, या आपके पेशेंट के ऊपर सोचिए चीज़ें बहुत अमीर है, बहुत अच्छा सोशियो इकोनॉमिक उसकी कंडीशन है, पर भी कुछ लोगों में रहता है कि नहीं ये हम बीमार पड़े हैं, यहाँ इतनी जगह हम जाके दिखा चुके हैं, फिर भी इलाज लेते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इलाज ले रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस पैसे वगैरह इतना वेस्ट होता जा रहा है। अब क्योंकि वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत चीज़ें हैं, इतना खर्च उसको गरीब तो नहीं बना देगा, पर उसको ये लग रहा है कि नहीं ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन गरीब हो जाऊंगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आप रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे और कैसे एसेस कर पाएंगे, ये आने वाली जो है सीरीज में हम थोड़ा सा समझेंगे। और यही है वो मतलब डिल्यूजन, बट स्ट्रॉन्ग बिलीव जो उसको है कि नहीं ऐसा होगा, भले एविडेंस उसके खिलाफ है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो अपने मन में ऐसा रख रहा है कि कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें डिल्यूजन में आती हैं। फिर हमारी एंग्जाइटीज़ हो गए, हमारे फियर हो गए, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का एक हमारी हिस्सा है। तो अभी के लिए मैं बहुत इसको शॉर्ट रखना चाहती थी, इसलिए बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। ये सुनने के बाद आप आगे के रूब्रिक जब समझेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो है हमारे ड्रीम। हमारा ड्रीम जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही रिप्रेजेंट करता है। जो हम सपने में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, डॉक्टर फ्रॉड ने भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है। जो एक्सेस कर पाएँ वो ज़रूर इसको पढ़ें, समझें, इससे आप अपने पेशेंट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कोई एक अगर हिस्ट्री में कोई पेशेंट जो है वो बता रहा है कि ये ड्रीम हमको रिपीटेडली आता है, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी है और ऊपर ब्रिज है और हम उससे गिर रहे हैं उस पानी में, उस बहते पानी से, और वो बहुत बड़ा है। अब इसका एक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल महत्व रहता है। वो किस स्टेट में है आप उसको देख सकते हैं, ये एक विंडो है जिसके थ्रू आप उसको रीड कर सकते हैं। और न सिर्फ ये उसकी पर्सनालिटी आपको समझाने में हेल्प करता है, बल्कि आप इसको एज अ रूब्रिक भी ले सकते हैं। और कब ले सकते हैं, ये जब आप आगे जो रूब्रिक हैं हम डिस्कस करते चले जाएंगे तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक हम समझ पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो कीप लर्निंग, स्टे इन टच, हैव अ नाइस